अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। सर, हमने अपनी लास्ट क्लास में ये सीख लिया था कि बिफोर यू स्टार्ट डूइंग ऑडिट आपने करनी है रिस्क असेसमेंट। सर, रिस्क असेसमेंट का मतलब ये है कि आप ये देख लें पहले सुकून और तामुल से कि क्या क्या मसला हो सकता है, क्योंकि जब आपके पास प्री कंसीव माइंड में ये दिमाग में फिक्स होगा कि यहाँ पे ये मसला हो सकता है तो आप वो चेक भी करेंगे। मेरी पहली एग्जाम्पल में जो मैंने आपको लास्ट क्लास में दी थी उसमें था क्या कि एक एंटिटी जो है वो किस बिजनेस में इन्वॉल्व थी। भाई उसका बिजनेस था इंपोर्ट फैसिलिटेशन सर्विसेज देना, और वो अपने क्लाइंट्स को किस फॉर्म के अंदर इन्वॉइसिंग कर रही थी, डॉलर के अंदर। तब मुझे बताओ वो अकाउंटिंग किस में करेगी, पाकिस्तानी रुपीज में। तो क्या मैं कह सकता हूं जब मैंने इदारे को समझा तो मुझे पता लगा वो इंपोर्ट फैसिलिटेशन सर्विसेज देता है और जो फीस चार्ज करता है अपने क्लाइंट से वो डॉलर में करता है। तो उसको जब कन्वर्ट करेगा पीकेआर में तो यहां पे मुझे एक रिस्क दिखा क्या कि हो सकता है कि इस कंपनी ने रेवेन्यू रिकॉर्ड करते वक्त एक्सचेंज रेट गलत यूज किया हो। क्योंकि अगर मैं आज कहूं कि भाई $1 जो है पाकिस्तानी रुपीस 305 की इक्वल है, तो उसने अगर आज सेल की है तो वो $300 इंटू 305 से सेल रिकॉर्ड करेगा, बजाय इसके कि $300 इंटू 315। तो वो गलत यूज कर सकता है ना, यही तो रिस्क था। पर वो यही तो कह रहा है ऑडिट तुम्हें, यही तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग तुम्हें कह रहे हैं कि तुम लोगों ने पहले रिस्क असेस करना है। पर हम नजूमी तो नहीं है कि रिस्क कैसे पता लगेगा। वो बोलते हैं भाई रिस्क तुम्हें सिर्फ ऐसे पता लगेगा जब तुम समझोगे कि इदारा क्या करता है, एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग लो, और दूसरा उसके ऊपर जो इन्वायरमेंट है उसकी अंडरस्टैंडिंग लो, क्योंकि उस इन्वायरमेंट से वो इदारा इफेक्ट होता है। अब इसी एग्जाम्पल के अंदर मैंने आपको क्या बताया था, जो हमारी ट्रेनी थी उसने बेवकूफ़ी क्या की, उसने एक्सचेंज रेट को चेक नहीं किया। इसने इसलिए नहीं किया ना क्योंकि उसने असेस ही नहीं किया कि ये मसला हो सकता है। अब ये इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। हम एक एक करके मैं आपको पूरी इंडस्ट्रीज जितनी भी है पाकिस्तान में या पाकिस्तान के बाहर, मैं आपको सबकी नॉलेज दे दूंगा, तो आप देखेंगे आपको पता लग जाएगा ये रिस्क है। अब एक और चीज, उस मैडम ने इन्वायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग में नहीं ली थी। क्यों? क्योंकि आपको ये पता ही थी, मैंने बात कल की क्लास के अंदर, कि भाई आपने इन्वायरमेंट को असेस नहीं किया जबकि इंपोर्ट्स बैन हो चुके थे। तो क्या इंपोर्ट का बैन होना इस कंपनी को इफेक्ट कर रहा था? यस, क्योंकि जब कोई कुछ मंगवा ही नहीं सकता तो ये उसको अनलोड करके बेच भी नहीं सकता। तो अगर वो ट्रेनी सही से रिस्क असेसमेंट कर लेती तो उसके दिमाग में पहले से यही होता कि भाई मुझे ये लगता है कि 2 महीने की सेल बुक हुई हुई होगी जबकि होनी नहीं चाहिए, तो ये रिस्क असेसमेंट होनी चाहिए थी ना। पर वो कैसे होती? जब वो इदारे को इन्वायरमेंट को समझती, जो कि उसने नहीं किया था। अच्छा, अब इसको हम समराइज करें। समरी ये है कि ऑडिट करने से पहले, ऑडिट शुरू करने से पहले वो कहता है कि आप रिस्क असेस करें। यानी वो कहता ही है सिंपल जबान में, आप रिस्क फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करें। किसको आइडेंटिफाई करें बच्चों? रिस्क फैक्टर को। सर, ये रिस्क फैक्टर क्या है? भाई बोल ये रहा है कि जैसे आपने इदारे को और इन्वायरमेंट को समझा तो आपको ये बात पता लगी ना कि एक्सचेंज रेट इन्वॉल्व है, अगर वो गलत यूज हो गया तो यही तो रिस्क फैक्टर है। प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर यही रिस्क फैक्टर्स किसी इदारे में होंगे जिस कंपनी का तुम ऑडिट कर रहे होगे, और एग्जाम के अंदर यही रिस्क फैक्टर तुम्हें सवाल में मौजूद मिलेंगे। तुम्हें क्या करना होगा? सिर्फ आइडेंटिफाई करना होगा। बट हाउ यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई? जब तुम इदारे को समझोगे, इन्वायरमेंट को समझोगे, तुम्हें जब इंफॉर्मेशन दिखेगी तुम बोलोगे हाँ यहाँ ये मसला हो सकता है, यहाँ ये मसला हो सकता है। सर, इसमें मैं आपको चैम्प बनाऊंगा, पहले भी हम डिस्कशन तो कर लें कि हमारा दिमाग तो सोचने के इस काबिल तो हो कि हाँ यार यहाँ ये मसला हो सकता है। बात क्लियर है? फिर रिपीट कर रहा हूँ, ऑडिट कर सकते नहीं कर सकते फौरन से? नहीं। अगर ऑडिट आप करेंगे ऐसे ही जाके तो आप आराम से बेवकूफ बना दिए जाएंगे, क्योंकि आपको कुछ पता ही नहीं होगा। अगर हाँ अंडरस्टैंडिंग लेकर जाओगे तो आपको बेवकूफ बनाना मुश्किल है। आई होप दिस इज क्लियर। तो हम ये कंक्लूड करें कि भाई बिफोर वी स्टार्ट डूइंग ऑडिट वी नीड टू असेस रिस्क। मुझे रिस्क फैक्टर्स आइडेंटिफाई करने हैं कि कहाँ क्या मसला हो सकता है, और कहाँ क्या मसला हो सकता है वो मुझे कैसे पता लगेगा? जब मैं अंडरस्टैंडिंग लूंगा एंटिटी की और एनवायरनमेंट की। बात क्लियर है? अच्छा भाई, इसको आगे लेके चलते हैं। आज हम अपना दूसरा केस करते हैं और फिर मैं आपको एग्जाम स्ट्रेटजी बताऊंगा कि सवाल किस तरीके के आते हैं। पर मैंने आपको अभी एक इसकी हिंट दे दी है कि सवाल कैसा आता है। सिचुएशन देगा, बोलेगा बताओ इस इदारे के अंदर इंफॉर्मेशन जो तुम रीड कर रहे हो उसके बाद तुम्हें क्या रिस्क नजर आते हैं, क्या कहां पे मसला हो सकता है, फिर उसको जाके चेक करो। ऐसे ही मुंह उठा के जाके चेक नहीं करना। फोकस होकर सुनिएगा मेरी दूसरी एग्जांपल।
मैंने कहा सर मैं जिस कंपनी की अभी बात कर रहा हूँ आपसे वो एक बैंक है। बैंक का काम क्या है, बात समझिएगा, पहले ऑपरेशंस को समझते हैं। बैंक का काम ये है कि लोगों से पैसा लेना, सही है जी। यानी आपका और मेरा जो पैसा बैंक में पड़ा हुआ है वो बैंक डिपॉजिट है ना, वो क्या है बच्चों, बैंक डिपॉजिट। अच्छा वो बैंक के लिए क्या है, लायबिलिटी है। बैंक के लिए क्या है, लायबिलिटी। अच्छा बैंक इसी पैसे को यूज करके लोगों को क्या देता है, यानी बैंक इसी पैसे को यूज करके लोगों को क्या देता है, एडवांसेस, उधार। और उस पर क्या चार्ज करता है, इंटरेस्ट इनकम। उस पर क्या चार्ज करता है बच्चों, इंटरेस्ट इनकम। अच्छा यानी आप अगर ये समझें बैंक का बिजनेस क्या है, बैंक का बिजनेस ये सुनिएगा और फोकस के साथ, बैंक का बिजनेस ये है मेरे पास पैसा है, तो ऑल्दो मैं गरीब हूं, पर जो कुछ पैसा है मेरे पास मैंने जाके बैंक में जमा करा दिया। सही है जी। मैंने कहा भाई बैंक मेरे पास घर से इधर उधर हो जाएगा, आप बैंक में रख लें। सही है जी। ये रहे पैसे मैंने रख लिए। अब बैंक क्या उसको ऐसे ही आइडल रखेगा या उस पर कुछ अपनी बिजनेस करेगा, भाई बिजनेस करेगा। वो क्या करेगा, मेरा पैसा उठा के किसी को दे देगा उधार पे, और क्या ऐसे ही मतलब वो फ्री में दे देगा या उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेगा, सर इंटरेस्ट चार्ज करेगा। और हो सकता है कि मैंने अगर बैंक में पैसे जमा कराए हों तो मैं उसको सेविंग अकाउंट में रख रहा हूं तो बैंक मुझे भी पैसे देगा, पर फर्क इतना है कि बैंक जिसको उधार पे किसी और को देगा मेरा पैसा, उससे चार्ज करेगा 22%, 25%, और मुझे जो देगा मेरे डिपॉजिट के ऊपर वो कितने देगा सर, 12%, 13%, 15%, तो बाकी वो खुद कमाएगा। यही बैंक, दिस इज हाउ बैंक वर्क्स। ये बात याद रखिएगा। चलिए ये तो मैंने आपको एक बेसिक एग्जांपल दे दी, बैंक करता क्या, लोगों से पैसा लेता है डिपॉजिट, जो लोगों का पैसा मौजूद है, और एक असेसमेंट करके कि कब किसको कितने पैसे की नीड होती है, वो अपने पूरे एनालिटिक्स, पूरा हिसाब किताब देख के हिस्ट्री के बेस पे भी लोगों को एडवांसेस देता है ताकि कैश फ्लो भी मैनेज कर पाए। ये तो मैंने आपको बेसिक एग्जांपल दे दी। अब हुआ क्या, जब मैं इस बैंक का ऑडिट करने गया तो टेक्निकली दीज एडवांसेस आर रिसीवेबल, दीज एडवांसेस आर रिसीवेबल फ्रॉम द कस्टमर्स या कंपनी। अगर किसी कंपनी ने लोन लिया हुआ है बैंक से तो इसका तो रिसीवेबल है ना बैंक का। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात पता लगी कि पाकिस्तान में आ गए फ्लड्स, अपर पंजाब, इंटीरियर सिंध में, और हाई इन्फ्लेशन है। अब ये चीज नॉर्मल बंदे को देख के तो लगा हाँ क्या इन्फ्लेशन है तो है, पर बेटा आप ऑडिटर हो, आपका ये रिस्क यहाँ पर आता है कि जो बैंक की किताबों के अंदर, बैंक की बुक के अंदर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर यहाँ पे एडवांसेस आ रहे होंगे, यानी रिसीवेबल फ्रॉम कस्टमर, जो लोन दिए मैं लोगों को। और लेट से मैं कह रहा हूँ वो जो अमाउंट है वो 2 बिलियन की है, 2 बिलियन की है, इससे कहीं ज्यादा होती है, 2 बिलियन की है। क्या मैं कह सकता हूं कि ये वाली 2 बिलियन की अमाउंट में अब रिस्क है ओवर स्टेटमेंट का, क्योंकि मैनेजमेंट ने तो उल्टा किया हुआ होगा ना, तो आप तो ऑडिटर बन के सोच रहे हो कि यार अच्छा मुझे क्या, मैं मतलब नजूमी हूं, मैं ऐसे उठा के कह दूं कि रिस्क है इसके अंदर। वो तो आपको क्लाइंट भी बोलेगा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, किस बिना पे तुम कह रहे हो ओवर स्टेटमेंट है। भाई मुझे एक बात बताओ, मुझे ये कैसे अंदाजा लग रहा है कि ओवर स्टेटमेंट है। भाई अगर मैंने जिस एरिया में, लेट से एक बैंक है, तो वो सिंध में भी लोन देता होगा, पंजाब में भी लोन देता होगा, उसकी ब्रांचेस तो हर जगह है ना। पर अगर मुझे ये बात पता लग जाए कि अपर पंजाब में और सिंध वगैरह में जो भी है वो सैलाब आया था, तो क्या लोगों की फसलें वगैरह तबाह हुई होंगी, लोगों का नुकसान हुआ होगा। जब लोगों का नुकसान हुआ होगा, इतनी हाई इन्फ्लेशन है, तो उनकी पेइंग कैपेसिटी क्या हो गई होगी, कम हो गई होगी। जब उनकी पेइंग कैपेसिटी कम हो गई होगी तो मुझे यहाँ पे ये शक है ना, मुझे लग रहा है कि भाई जो मेरे एडवांसेस हैं उसके अंदर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बुक होना चाहिए, या तो उसमें राइट ऑफ होना चाहिए, जो कि हुआ हुआ नहीं होगा, क्योंकि मैनेजमेंट ने नहीं किया होगा। क्योंकि मैनेजमेंट कभी नहीं चाहेगी कि वो नुकसान दिखाए। मैनेजमेंट कभी नहीं चाहेगी वो नुकसान दिखाए, क्योंकि देखो अगर ये एडवांसेस कम हुए तो राइट ऑफ में एंट्री क्या बनेगी, एडवांसेस क्रेडिट और बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, एडवांसेस क्रेडिट और बैड डेट एक्सपेंस डेबिट। जबकि मैनेजमेंट इसको अवॉइड करेगी, क्यों अवॉइड करेगी, क्योंकि वो अपना नुकसान नहीं दिखाएगी। वो बोलेगी भाई जबकि जब देखेंगे जब वो आएगा। पर आई नो द फैक्ट, ये मुझे कैसे पता लगा फैक्ट, जब मैंने इन्वायरमेंट को समझा के चल गया था। अब मुझे एक बात बताओ, तुम ऐसे ही मुंह उठा के ऑडिट करने चले जाते तो वो तुम्हें कहता भाई देखो ये रसीद है, ये मैंने उसको पैसे दिए हैं, उसने मुझसे लोन एग्रीमेंट साइन किया। भैया ये ऑडिट ये नहीं है, ऑडिट ये नहीं है कि तुमने कागजों को देख लिया, ऑडिट इससे कहीं ऊपर की चीज है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी इस एग्जाम्पल के अंदर देयर इज अ रिस्क, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, देयर इज अ रिस्क ऑफ
ओवर स्टेटमेंट ऑफ एडवांसेस। अच्छा, मैं ओवर स्टेटमेंट ऑफ एडवांसेस क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि उसमें राइट ऑफ बुक नहीं हुआ हुआ। और यूं भी कह सकता हूँ अंडर स्टेटमेंट ऑफ बैड डेट एक्सपेंस, यानी आपने ओवर अंडर स्टेटमेंट मैनेजमेंट के ऑपोजिट सोचनी है। अच्छा, क्या मैं यकीन से कह रहा हूँ? नहीं भाई, मुझे रिस्क है तो मैं, अच्छा अब मैं ऑडिट नहीं सिखा रहा अभी, मैं तो रिस्क असेस करना सिखा रहा हूँ। अगर इसका ऑडिट भी सिखाऊं, अगर बताऊं वैसे ही सरसरी तौर पे जो आगे सीखेंगे, क्या करूंगा? मैनेजमेंट को बोलूंगा आप पहले मुझे एक बात बताएं। अब मैं सिखा रहा हूँ क्योंकि रिस्क असेस कर लिया ना, अब मैं जाऊंगा टारगेटेड जगह पे। मैं बोलूंगा कि भाई आपने यहाँ पे अपर पंजाब और इंटीरियर सिंध में जितने लोन्स दिए हुए ना, उसका मुझे डेटा दे दो। वो कह रहा है मैं नहीं दूंगी डेटा। तो मैंने कहा बेटा तुमने एंगेजमेंट लेटर में लिखा है, होशियारी बिल्कुल नहीं करना मेरे साथ, सब एग्री हुआ हुआ हमारे बीच में। उसने कहा चलो सही है, ये ले लो। मैंने कहा आप दिखाओ इसमें से कितनी किसकी रिकवरी हुई है। तो वो वहाँ फंस गया, उसने कहा कि यार सर इसमें तो रिकवरी नहीं हुई है। तो मैंने कहा देखो पकड़ लिया ना मैंने, पर ये कैसे पकड़ में आया? जब मैंने रिस्क असेस किया। पहले बताओ बात समझ आ रही है? तो सर दिस इज हाउ यू डू ऑडिट, टारगेटेड ऑडिट की जहां मसला है वहां घुसो। बात है इतनी सी, क्योंकि यार इतनी बड़ी मतलब बैंक के अंदर आप क्या पकड़ दोगे? तो अगर आपने सही तमीज का ऑडिट करना है तो यू नीड टू असेस द रिस्क। तो सर क्या मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि भाई इस पूरे सिनेरियो का जब तुमने बिजनेस को समझा, तुमने उसके एनवायरनमेंट को समझा, तो इम्पैक्ट क्या है? सर रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ एडवांसेस एंड लोन्स या अंडर स्टेटमेंट ऑफ बैड डेट एक्सपेंस और राइट ऑफ। पहले बताओ बात क्लियर है? तो सर अब अगर मैं यहाँ पे आपको थोड़ी सी पहली ड्राफ्टिंग टेक्निक सिखाऊं तो क्या होगा? अगर यही सिचुएशन मैं सवाल में डाल दूं, यही सिचुएशन को अगर मैं सवाल में डाल दूं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, यही सिचुएशन को मैं सवाल में डाल दूं, तो ड्राफ्टिंग टेक्निक कैसे होगी आज मैं पहली बार आपको बताने लगा हूं। आपने क्या करना है? पहला स्टेप, इसको मैं जरा हटा दूं यहां से। आपने पहला स्टेप क्या करना है? सही है जी, पिक रिस्क फैक्टर फ्रॉम द क्वेश्चन। रिस्क फैक्टर फ्रॉम द क्वेश्चन। तो आप क्या करेंगे? रिस्क फैक्टर क्या था? ये रहा, फ्लड इन पंजाब एंड हाई इन्फ्लेशन। सही है जी। तो हम क्या यहां पे लिख सकते हैं? रिस्क फैक्टर में उठा लूं, एज देयर आर फ्लड्स इन पंजाब एंड सिंध as well as there is high inflation, as well as there is high inflation। अच्छा आप देखो ये क्या आपने अपने दिमाग से लिखा सवाल से? भाई सवाल से उठा के लिखा है। आप बोल रहे हो कि एज देयर आर फ्लड्स इन पंजाब एंड सिंध एज वेल एज देयर इज हाई इन्फ्लेशन, आगे इसको लिखेंगे। अच्छा फिर आपने ये रिस्क फैक्टर पिक कर लिया, पहली बात हो गई। स्टेप टू, स्टेप टू, स्टेप टू में आप करेंगे लिंक विथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लाइन आइटम इम्पैक्टेड। सर ये वाली बात नहीं समझ अभी। आपने रिस्क फैक्टर उठाया, आपने बोला इस रिस्क फैक्टर की वजह से मेरे फाइनेंशियल्स के अंदर, मेरे फाइनेंशियल्स के अंदर, मेरे फाइनेंशियल्स के अंदर क्या हिट होगा? कैश हिट होगा? नहीं भाई, नहीं होगा। क्या मेरे पास, मेरे बात समझिएगा, क्या मेरे पास एडमिन एक्सपेंसेस हिट होंगे? नहीं भाई। क्या बैड डेट एक्सपेंस हिट होंगे? यस, यस। क्या मैंने कहीं इन्वेस्टमेंट की हुई है वो हिट होगी? नहीं। क्या एडवांसेस होंगे? यस। तो आपने रेलेवेंट जगह टारगेट करना है कि इस मसले की वजह से इतने बड़े एफएस में कहाँ मसला होगा। तो एक एक करके सीखेंगे। तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं कह सकता हूँ कि मैंने जैसे ही यहाँ से रिस्क फैक्टर पिक किया तो आपने पहले अपना चांस बताया कि यस देयर आर फ्लड्स इन पंजाब एंड इंटीरियर सिंध एज वेल एज देयर इज हाई इन्फ्लेशन ड्यू टू विच देयर इज अ रिस्क। सही, यहाँ पे लिखूंगा मैं, आपने कंटिन्यूटी में लिखना है, एज हाई इन्फ्लेशन देयर इज अ रिस्क of overstatement of advances, overstatement of advances। ये हो गई आपकी ड्राफ्टिंग, ये हो गई आपकी ड्राफ्टिंग, पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। तो भाई ये रिस्क के चैप्टर से भागना नहीं है, इस पे टाइम लगाना है, इस पे मेहनत करनी है, उसमें याद करने का कुछ नहीं, दिमाग लगाना है जानी। मतलब वी आर ऑल हेयर टू अंडरस्टैंड ऑडिट इन अ वेरी लॉजिकल मैनर। पहले बताओ आपको ये बात समझ आती है? यानी अगर अगर मैं ये कहूँ, यानी अगर मैं ये कहूँ यहाँ पर
कि यार सिंपल ड्राफ्टिंग टेक्निक क्या है, आपने रिस्क फैक्टर उठाया पर सब्जेक्ट टू आपको रिस्क फैक्टर पिक करने की तमीज हो, आपने बताना है कि इसकी वजह से मेरे एफएस के अंदर ये मसला होगा, कहानी खत्म। और प्रैक्टिकल लाइफ में भी आप यही करते हैं कि जब ऑडिट करने जाते हैं तो आप लिखते हैं अपने पास ऑडिट करने से पहले, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन होती है ना पूरी, तो आप बोलते हैं कि भाई मैंने ये रिस्क फैक्टर देखा था, इसकी वजह से ये मसला है, फिर मैंने उसको ऑडिट ऐसे किया, तब तो जाके रिपोर्ट दोगे अपनी। तो पहले बताओ ये पूरी चेन और साइकिल आप लोगों को समझ आती है बच्चों? तो सर दिस इज हाउ वी डू ऑडिट। अभी की क्लास में मैंने आपको जानी मेरे बच्चों, मैंने आपको क्या बताया सर, मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ एक केस सिखाया जिसके अंदर मैंने कहा अगर एक बैंकिंग कंपनी है उसका काम क्या है, लोगों से पैसा डिपॉजिट लेना और आगे लोगों को उधार देना। तो मैं कह रहा हूँ कि वो जो लोगों को उधार दिया हुआ वो उसका रिसीवेबल है, दैट इज कॉल्ड एडवांसेस। उसके अंदर वैसे नॉर्मली मसला आ सकता है नहीं भाई, मसला तब आएगा जब सामने वाले बंदे को कोई फाइनेंशियल डिफिकल्टी हो, और फाइनेंशियल डिफिकल्टी किसी वजह से होगी ना, वो वजह क्या है, रिस्क फैक्टर। इस केस में क्या था, फ्लड्स इन पाकिस्तान। तो क्या मैं ये कह रहा हूँ कि पूरे पाकिस्तान के एडवांसेस को उड़ा दो? नहीं, आपने कहा जहां मसला है वहां पे तो चेक करो ही करो, बाकी भी कर लेना। बात क्लियर है? तो सर हमने सिंपल क्या किया कि भाई रिस्क फैक्टर उठाया, फिर ड्राफ्टिंग टेक्निक सीखी। ड्राफ्टिंग टेक्निक क्या थी, पिक सिचुएशन फ्रॉम द क्वेश्चन रिस्क फैक्टर, उसको लिंक कर दो, उसको लिंक कर दो किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लाइन आइटम से। मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, मैंने कैसे लिखा, मैंने कहा एज देर आर फ्लड्स इन अपर पंजाब एंड इंटीरियर सिंध इन पाकिस्तान, सही है जी, एंड एज वेल एज देयर इज हाई इन्फ्लेशन, एज वेल एज देयर इज हाई इन्फ्लेशन। फिर मैंने कनेक्ट कर दिया इसको, देयर इज अ रिस्क। अब क्या रिस्क है, इस वजह से क्या रिस्क है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या पूरे एफएस गए? नहीं, देयर इज अ रिस्क दैट एडवांसेस माइट बी ओवरस्टेटेड। व्हाई आई एम यूजिंग माइट बी ओवरस्टेटेड, क्योंकि मुझे यकीन नहीं है, मुझे शक है। चेक करूंगा तो पता लगेगा, हो सकता है कि भाई इस्तात हो पे करने की, पे कर रहा हूं तो मैं बोलूंगा सही है, मेरा शक था, मैंने चेक किया, सही हुआ, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि देयर इज अ रिस्क ऑफ ओवरस्टेटमेंट ऑफ एडवांसेस एंड अंडर स्टेटमेंट ऑफ बैड डेट एक्सपेंस। अच्छा, अंडर सर एडवांसेस ओवर स्टेट कह रहे हैं, अंडर स्टेटमेंट बैड डेट एक्सपेंस ही कह रहे हैं, भाई रेलेवेंट लाइन आइटम है ना, जो मेरा रिसीवेबल है वो ज्यादा होगा और मेरा एक्सपेंस कम रिकॉर्ड हुए होंगे, तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि रिस्क है अंडर स्टेटमेंट ऑफ बैड डेट एक्सपेंस का। बात क्लियर जानी, तो आई होप आपको ये क्रिस्टल क्लियर होगा, ये भेजे में फिक्स हो गया होगा। अगली क्लास में मिलते हैं अगले केसेस के साथ। जज़ाकल्लाह।